कि आपको 25 सालों का ये वाइड एक्सपीरियंस है, तो ये 25 सालों में डेंटिस्ट्री के फील्ड में कुछ टेक्निकल बदलाव या कुछ अपग्रेड हुआ है? पब्लिक जो है इतने इंटरेस्ट से नहीं लेती है, तो अपने को ही उसको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है। लड़की है फॉर एग्जांपल, उसका शादी के लिए उसको कोई रिश्तेदार देखने को आ रहे हैं या घर में आए हैं, तो दे जज दैट गर्ल विद 5 मिनट्स, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा उससे बात करेंगे। और पूरा उसके बारे में जो फर्स्ट इंप्रेशन बनता है तो उसके स्माइल से और फर्स्ट लुक से ही बनता है। स्टडीज़ में पाया गया है कि उसके बारे में एक ओपिनियन बनाने के लिए इट टेक्स लेस देन 1 सेकेंड। बोले तो 1.5 सेकंड से पहले ही आपको पलक झपकते आप किसी के बारे में एक परसेप्शन बना लेते हो, ये इंसान अच्छा है, ये इंसान खराब है। तो आपकी पर्सनैलिटी ही है जो आपको ऊपर लेके जाती है या आपको नीचे लेके जाती है। तो डेंटिस्ट से हमारे फोरहेड जो आईब्रोज है उसके नीचे से चालू होती है और यहाँ तक बोले तो पहले तक यहाँ तक हमारा ही काम रहता है। तो बहुत बार अगर फ्रैक्चर हुआ और फ्रैक्चर यहाँ पे हुआ तो फ्रैक्चर भी हम लोग ही करते हैं। अगर आपका जबड़ा टूट गया है वो भी काम हमारे डेंटिस्ट लोग ही जोड़ते हैं। इसके अंदर अगर गांठ आई कुछ भी आए तो भी डेंटिस्ट लोग ही करते हैं। जैसे कार डिजाइन होता है, राइट, उसका सीट कहाँ लगना है, उसका स्टीयरिंग कहाँ लगना है, उसका क्लच कहाँ चाहिए, उसका ब्रेक कहाँ चाहिए, कार कितने स्पीड पे अच्छे से कंट्रोल होगी, वैसा ही हमारे दांतों के ट्रीटमेंट का भी है। ब्रश करने के लिए सबसे बढ़िया टाइमिंग कुछ होता है या कैसे होना चाहिए? इसका कोई शेड्यूल है कि भाई नाश्ते के पहले ही कर लेना चाहिए, नाश्ते के बाद करना चाहिए, रात को तो करना ही चाहिए? तो इसके बारे में जनरल टिप्स क्या देना चाहेंगे सर आप? नमस्कार, आइए आरजी टॉक्स में हम अपने सबसे पहले मेहमान का इस पहले एपिसोड में स्वागत करते हैं। सर के बारे में, उनके इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी। पिछले 25 सालों से मुस्कान को नया आयाम देने वाले बीडीएस, एमडीएस और ऑर्थोडोंटिक एक्सपर्ट डॉक्टर सागर मापारे सर का हम स्वागत करते हैं। साथ ही साथ में उनके बारे में बताना चाहूँगी, नांदेड़ के फेमस डर्मेटोलॉजिस्ट अर्जुन मापारे सर, जो नांदेड़ के सबसे फेमस और सबसे जाने माने स्किन एक्सपर्ट हैं। नांदेड़ में उनका नाम ही काफ़ी है और उनके फील्ड को न चुनते हुए सर ने अपने पैशन को फॉलो किया और डेंटिस्ट्री में अपना नाम कमाया। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरजी टॉक्स में और हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं आपका समय देने के लिए। थैंक यू सर। सर, सबसे पहले आपके जर्नी के बारे में, आपके एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहेंगे। आपकी डेंटिस्ट्री और स्माइल डिज़ाइन की जर्नी कैसे शुरू हुई? अभी जर्नी बोले तो जर्नी एक बोले तो मुझे चाहिए था और कुछ मिला नहीं था, बल्कि मैं यहाँ पे आया जब मैं 12th क्लास में था और मेरे पिताजी खुद नांदेड़ के फेमस MBBS MD स्किन स्पेशलिस्ट थे। तो उनका ख्वाब था कि मेरा बेटा भी MBBS MD स्किन बने और वो मेरी कुर्सी को आगे चलाए। तो उस वक्त मुझे 1 मार्क से MBBS नहीं मिला, तो फिर मुझे वेटिंग लिस्ट में BDS मिला। तो BDS मिला तो BDS ये डिग्री का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है ये भी मुझे पता नहीं था। और उसी वक्त फिर मेरे पिताजी बोले ये थोड़ा सा अलग है, ये MBBS नहीं है, ये बैचलर इन डेंटल सर्जरी है और आप इसके बारे में सोचो, घर पे भी थोड़ा सा शांति से सोच के मुझे बताओ आपको करना है या आपको रिपीट करना है। तो बाद में मैंने डिसाइड किया कि बाबा चलो अपन इसी फील्ड में कुछ करते हैं। फिर उसके बाद मैं 2-3 क्लिनिक भी गया। उस ज़माने में ये लोग करते क्या है दांतों के डॉक्टर, तो मुझे ठीक लगा कि हाँ ठीक है, ये फील्ड भी अच्छा है और उसमें भी कुछ नया किया जा सकता है। तो फिर मैंने BDS को एज अ माई फर्स्ट पैशन बोल के ही चुना, क्योंकि जो भी फील्ड में आप जाते हो तो वो फील्ड कभी आपको बड़ा बनाता नहीं है, उस फील्ड को ही अपने को बड़ा बनाना पड़ता है। चाहे आप छोटा सा टेलर हो या प्लम्बर हो या कारपेंटर हो, तो आप कारपेंटर बोल के आप बड़े नहीं हो जाओगे, उस कारपेंट्री को ही आपको बड़े लेवल पे लेके जाना पड़ता है। तो वही सोच रख के मैंने फिर डेंटिस्ट्री में आया कि मैं डेंटिस्ट्री को नए लेवल पे चला जाऊंगा। मैं जब आया था तो डेंटिस्ट्री प्रिमिटिव स्टेज पे थी, शुरुआती तौर पे थी। तो उसमें नांदेड़ में बहुत सारे MDS डॉक्टर बाहर से आते थे, BDS लोग एक गिने चुने 1-2-3 ही थे। तो उस वक्त मैं पहला MDS बन के शहर में आऊँगा, ऐसा मेरा सपना था और उसके पीछे फिर मैं लग गया और उसमें कामयाब भी हो गया काफ़ी हद तक। बहुत ही बढ़िया सर, ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई कि नांदेड़ में सबसे पहले ये इस लेवल की सोच डेंटिस्ट्री फील्ड के लिए ये आपने शुरुआत की। तो सर, जैसे फिर आगे आपकी जर्नी में आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे? जैसे फिर आपने नांदेड़ शहर में आपकी प्रैक्टिस कैसे स्टार्ट की,
कुछ स्ट्रगल्स थे, आपने कुछ फेस किया, इसके बारे में हमारे व्यूअर को आप क्या बताना चाहेंगे? एक्चुअली हमारे मापारे जो फैमिली है इट वोंट बिलोंग टू नांदेड़ सिटी। ओके। तो हमारा पूरा जो भी फैमिली है वो औरंगाबाद अभी का जो संभाजी नगर है यस। इससे बिलोंग करता है। और मेरे जो पिताजी और मेरे पिताजी के माता जी, तो ये सब लोग बहुत ही गरीब तबके से आते हैं। मेरे पिताजी तो रोड पे भी काम कर चुके हैं और मेरे पिताजी अकेले ही उनके मापारे फैमिली में डॉक्टर है और उनके बेटे बोल के हमें वो चांस मिला भगवान की कृपा से कि हम भी डॉक्टर बन सके। नहीं तो आज भी उनका जो जिस इसमें उनका जीवन व्यतीत हो रहा है वो अभी भी खेत में खलिहानों में ही है। और हम ही एक फैमिली थोड़ा सा डिटैच होके उस शहर से नांदेड़ आए और इट्स फॉर्चुनेट कि मेरे पिताजी जो है वो बहुत ही अच्छा कर रहे थे उनकी स्टडीज़ में और बाय गॉड्स ग्रेस उनको MBBS मिला, उन्होंने MD स्किन किया एंड ही वाज द फर्स्ट MD डर्मेटोलॉजिस्ट ऑफ नांदेड़ सिटी एंड आई वाज द फर्स्ट MDS ऑर्थोडोंटिस्ट ऑफ नांदेड़ सिटी। तो ये भी एक कोइंसिडेंस था कि वो भी उनके फील्ड के पहले MD स्किन जो नांदेड़ में आए थे और मैं भी एक MDS ऑर्थोडोंटिस्ट जो स्माइल डिज़ाइन करता है वो पहला बन के नांदेड़ में आया। और इट वॉज अ वेरी ट्रबलसम जर्नी क्योंकि कोई साथ देने वाला नहीं था कि ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, बहुत बड़ा नाम है, मगर हल्लू हल्लू होते 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 अभी वो नाम बन गया। डेफिनेटली बहुत ही ग्रेट अचीवमेंट है सर आपकी। तो ये तो थी जैसे सर की जर्नी के बारे में हमने जाना। और सर मैं ये पूछना चाहती हूँ आपको, जैसे आपने आपकी स्टोरी में अभी शेयर किया कि आपको 25 सालों का ये वाइड एक्सपीरियंस है, तो ये 25 सालों में डेंटिस्ट्री के फील्ड में कुछ टेक्निकल बदलाव या कुछ अपग्रेड हुआ है आपने महसूस किया है, या पहले के मुकाबले अब बहुत से बदलाव आए हैं, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आप बताना चाहेंगे? नहीं, फर्स्ट क्या रहता है कि कोई भी फील्ड जो रहता है उसको पब्लिक जो है इतने इंटरेस्ट से नहीं लेती है, तो अपने को ही उसको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है। जैसे मेरे पिताजी आए थे तो उस वक्त स्किन और डर्मेट जो है ब्रांच उसको कोई इतनी अहमियत नहीं थी। फिर हल्लू हल्लू लोगों को पता चला कि भाई मुझे अच्छा दिखना है, मेरे चेहरे पे पिंपल नहीं रहने चाहिए, मेरे चेहरे पे थोड़ा ब्लैकनेस नहीं रहना चाहिए, मैं अच्छी दिखना चाहती हूँ और मैं अच्छी दिख सकती हूँ। तो डर्मेट के लोगों ने वो उनका सपना पूरा किया, तो ब्रांच हल्लू हल्लू ग्रो हो गई। आज के डेट में डर्मेटोलॉजी ये रेडियोलॉजी से भी ज़्यादा डिमांड में ब्रांच है। और अभी मेरे क्षेत्र में भी ऐसा ही था कि मैं जब आया तो लोगों को लगता तो ये दांत का डॉक्टर बन के क्या करेगा, दांत में क्या है दांत, मगर दांत भी आपके सौंदर्य में उतना ही रोल निभाते हैं जितना आपका चेहरा। मैं तो उल्टा कहता हूँ कि आपका स्माइल ही आपको सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस देता है, क्योंकि जैसे ही कोई लड़की है समझे फॉर एग्जांपल, उसका शादी के लिए उसको कोई रिश्तेदार देखने को आ रहे हैं या घर में आए हैं, तो दे जस्ट दैट गर्ल विथ 5 मिनट्स, 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा उससे बात करेंगे, मगर पूरा उसके बारे में जो फर्स्ट इम्प्रेशन बनता है तो उसके स्माइल से और फर्स्ट लुक से ही बनता है। तो वो थोड़ा सा है कि आपको अपने स्माइल को कैजुअली या लाइटली नहीं लेना है, उसको सीरियसली लेना चाहिए एज योर पर्सनल पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन। और कोई लड़का इंटरव्यू देने को जाता है, इंटरव्यू कितने मिनट का रहता है, 5 मिनट 6 मिनट बस। उसके बाद वो जो इंटरव्यूअर है वो उसको एक परसेप्शन बना लेता है, ये लड़का हमारे कंपनी के लिए अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। और वो जैसे दरवाज़ा खुलता है उसका अच्छा ब्रॉड स्माइल, उसका एक अच्छा लुक, तो फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करता है सामने वाले के ऊपर, तो उसको आप हल्के भी नहीं ले सकते। और दूसरी चीज़ है कि फंक्शनली भी आप अगर अच्छा खाना खाओगे, आपको दांत में दर्द नहीं है, आप अच्छा पचा रहे हो, तो ऑटोमेटिकली इट विल रिफ्लेक्ट इन योर स्किन, इट विल रिफ्लेक्ट इन योर हेयर ग्रोथ, और आपका पूरा ही जो ये रहेगा बॉडी सिस्टम वो अंदर से स्ट्रांग रहेगा। तो इसलिए आपके दांत भी अच्छे रहने चाहिए, जिसकी वजह से आपको पूरा ही ओवरऑल डेवलपमेंट आपका अच्छा रहेगा, नरिशमेंट अच्छा रहेगा। करेक्ट है, बिल्कुल सही बात कही सर आपने। और ये मैंने भी कई दफ़े मैंने नोटिस किया है कि लोगों को अपने सेल्फ अवेयरनेस के बारे में बहुत कम वो सोचते हैं। जैसे
कई बार मैं खुद भी देखती हूँ कि जब भी डेंटल चेकअप्स की बात आती है, ये तो अभी फिर भी हम देख रहे हैं कुछ सालों में स्कूल्स ने भी इनिशिएटिव लिया है कि बच्चों का डेंटल चेकअप होना चाहिए। डॉक्टर्स को स्कूल्स इनिशिएट करके इनवाइट करते हैं कि वो इस तरीके के डेंटल चेकअप कैंप्स जो है वो बच्चों के लिए, स्टाफ के लिए, सभी के लिए कंडक्ट करें, और कोशिश ये ज़रूर लेते हैं गवर्नमेंट तो। पर आपका इस पे क्या कहना है कि डेंटल चेकअप्स जो है बच्चों के लिए खास करके, और जैसे डेंटल केयर एक अडल्ट हो या बच्चा हो, ये इसका एक ड्यूरेशन क्या होता है सर? जैसे डेंटल चेकअप अगर करना है तो इसे कैसे करना चाहिए? 6 महीने में, साल में एक बार? और ऑफ कोर्स लोगों को है ना, मतलब अपने बाकी चीज़ों पे, ब्रांड चीज़ों पे, कपड़ों पे खर्च करते हैं, जैसे कपड़ों पे, हम बाकी चीज़ों पे, रेस्टोरेंट, होटलिंग, बहुत सी चीज़ों पे इंसान खर्च करता है। पर जब सेल्फ अवेयरनेस, जैसे हेल्थ के बारे में, फिटनेस के बारे में, वैसी डेंटिस्ट चेकअप्स जो है हमारे अपने दांतों के बारे में लोग उतने कॉन्शियस नहीं है, हम हमेशा देखते हैं। तो सर ये चीज़ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि डेंटल चेकअप कैंप्स है, खास करके बच्चों के अंदर ये चीज़ बहुत ही कंसर्न्ड वाला एक पॉइंट बनता जा रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ओवरऑल आपका अवेयरनेस रहता है। अभी का जो दौर है उसमें वो हमारे मराठी में बोलते हैं ना कि आपकी जो बेसिक ज़रूरत है उसको अन्न पानी नहीं आ रहा, और तो आपको अच्छा खाना मिल रहा है ठीक ठाक से, आपको तो आपका रहने का ठिकाना है, तो आपको क्या होता है कि फिर बाकी जो अपनी चीज़ें हैं आजू बाजू की उसकी तरफ भी आदमी ध्यान देना लग जाता है। तो अभी मुझे लगता है कि अपना जो इंडिया है या अपना पूरा देशी है, तो उसमें अपने को ऐसा खाने की वजह से किसी का बुरा हाल है ऐसा नहीं है। अभी अच्छा है, सब लोग दे आर डूइंग वेरी वेल, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है बट ठीक है, खा पी के तो सभी अच्छे हैं। तो अभी वो अपने हेल्थ की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं, तो दे आर गोइंग टू रेगुलर चेकअप, बॉडी चेकअप भी करा रहे हैं, डेंटल चेकअप भी करा रहे हैं, और एज पर रिकमेंडेशन बाय बुक्स तो साल में एक बार तो मिनिमम आपको डेंटल चेकअप कराना चाहिए। क्योंकि अगर छोटा सा ही एक कैविटी बन गया है तो कैविटी शुरुआत के तौर में आपने क्लियर कर दिया, तो जो आगे का है कि आपको रूट कैनल करना पड़ेगा, कि आप लगाना पड़ेगा, या शायद वो दांत को निकालना पड़ेगा, तो इसकी नौबत ही नहीं आएगी। तो ये नौबत नहीं आना है तो आपको शुरुआती दौर पे उसको डायग्नोस कर लेना है, और उसमें कुछ सीमेंट भरना है, या उसमें कुछ भी ट्रीटमेंट करना है, या हमारे इसमें वार्निशेस रहते हैं, सीलर्स रहते हैं, जिससे आपके दांतों को जो मसड़ों को या कीड़ा लगता है दांतों को, तो वो दांतों का कीड़ा लगेगा ही नहीं। कुछ पेस्ट रहते हैं, कुछ माउथ वॉशेस रहते हैं, तो उसके बारे में भी डॉक्टर आपके दांतों की जांच करके आपको सलाह दे सकता है। और बचपन से ही आपके दांतों का केयर, या आगे यही दांत अपने को जिंदगी भर इस्तेमाल करने हैं, और अगर आप अच्छा खाते रहेंगे तो आप ऐसे जो बुजुर्ग लोग हैं जिनके दांत अच्छे हैं, तो आप गौर करेंगे कि उनकी ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी रहती है। और जिन लोग बुजुर्ग लोगों के दांत ही नहीं रहते या उनको ज़रा प्रॉब्लम होता है, तो थोड़ा सा उनका जो थोड़े लीन रहते हैं, थोड़ा तबीयत भी डाउन हो जाता है, क्योंकि खाना खाने को नहीं आएगा तो फिर दैट इज़ एनर्जी ही नहीं मिलेगी बॉडी को, तो शरीर में दिक्कतें आना भी चालू हो जाएगी। तो आप जो दांत पहले 55 साल 60 साल को लूज करते थे, तो वो आप 80 साल 85 साल तक भी आप उसको कैरी कर सकते हैं। तो इट विल एड अप द लाइफ ऑफ द योर डेंटल स्ट्रक्चर, तो वो बचपन से करना चाहिए। तो इसलिए अभी बहुत सारे स्कूल कर रहे हैं, और अभी भी उसमें बहुत ज़्यादा तरक्की की ज़रूरत है। तो अभी भी गवर्नमेंट सेक्टर्स में इट इज़ वेरी सैड टू से कि अभी भी तालुका लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इतने सारे डेंटल फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की तरफ से दिए नहीं जा रहे हैं। क्योंकि आज भी हम जो बेसिक नीड्स है, जैसे डायरिया हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, या जो बाकी जो कॉन्टेजियस डिसीजेस है, उससे ही बहुत जूझ रहे हैं। तो अभी भी गवर्नमेंट बहुत सारे डेंटिस्ट्री में सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि ज़रा थोड़ा सा कॉस्टली जाता है, क्योंकि एक डेंटल चेयर लगाना ये भी बहुत महंगा होता है। तो अगर जो गवर्नमेंट अगर डेंटल चेयर्स लगाएगा तो उसमें में जो नेसेसिटी वाली चीज़ें बहुत सारी फुलफिल की जा सकती है, एंड तो उसकी वजह से थोड़ा सा निग्लिजेंस हो रहा है। बट स्लोली आई थिंक गवर्नमेंट विल टेक इनिशिएटिव कि डेंटिस्ट्री भी बहुत ज़रूरी है, और डेंटल चेकअप भी बहुत ज़रूरी है, और डेंटल ट्रीटमेंट भी एक ज़रूरी ट्रीटमेंट है। इसको सेकेंडरी समझ के नहीं चलना चाहिए।
बिल्कुल बिल्कुल सर, आपके इन चीज़ों को आई होप व्यूअर्स भी बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे सर। और आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल के साथ में कि जैसे आपका इतना वास्ट एक्सपीरियंस है, 25 गोल्डन ईयर्स ऑफ योर एक्सपीरियंस, तो आप आपके आने वाले समझ लीजिए जनरेशन्स में या अभी जो अपकमिंग आपसे शायद इंस्पायर होके जो डेंटिस्ट बनने की तरफ अभी अपनी शुरुआत कर रहे हैं या उस पाथ पे ऑलरेडी चल रहे हैं, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? नहीं, कोई भी फील्ड में एक सबसे बड़ा चीज़ ऐसा रहता है कि उसमें आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट है तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। मैं तो बोलता हूँ अगर आप दर्जी भी बन रहे हो तो आप उस शहर के टॉप की दर्जी बनो, तो आपके पास जो भी क्लाइंट आएगा वो आपके यहाँ का क्रीम क्लाइंट आएगा। मतलब तो अगर आप दर्जी बन रहे हो और आपके पास, अगर मैं नांदेड़ का नाम लूँ, अशोक राव जी चौहान आपके पास आ रहे हैं, प्रताप चिखलीकर साहब आ रहे हैं, या बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली विल बिकम फेमस। और आप उस लेवल का आपका सेटअप, उस लेवल का आपका सिलाई कढ़ाई जो भी रहती है उस लेवल की रहनी चाहिए कि लोगों ने अप्रिशिएट करना चाहिए। तो आपका वर्क आप अच्छे से सीख लो, पैशनेटली उसको फॉलो करो, लोगों तक उसको पहुंचाओ, और एक बार आप उसमें पहुंच गए तो वो फील्ड को ही बड़ा बनाना पड़ता है। तो अभी आपका जो स्टूडियो है नांदेड़ के भाग्यनगर में है, भाग्यनगर कॉर्नर पे एक पानीपुरी वाला भी है। सही बात है। वो पानीपुरी बेच के भी एक अच्छे डॉक्टर को भी बीट कर सकता है। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई चीज़ हमें बड़ा बनाएंगे, या मैं IAS बन जाऊंगा तो मैं बड़ा बन जाऊंगा, या मैं पुलिस डिपार्टमेंट में जाऊंगा फिर DYSP बन के PI बन के बड़ा बन जाऊंगा। नहीं, आपको ही उस फील्ड को बड़ा बनाना पड़ता है। आप छोटे से ही अगर पर्सन है मगर आप में वो एक स्पार्क है और उस चीज़ के लिए लगाव है, तो उस फील्ड को ही आपको बड़ा बना देना है। आप पानीपुरी बेचते हो, पानीपुरी का बिजनेस ही बड़ा बना दो कि लोग दूर से आ जाए आपके लिए खाने के लिए और लाइन में लग जाए और वो तरस जाए कि आज मिली नहीं। मेरे भी मुंह में पानी आ रहा है। नहीं, इस तरीके से आपको अपने बिजनेस को, आपके जो भी फ्यूचर आप चुनना चाहते हो उसको चुनना है। ऐसा नहीं कि मुझे देख के कि मैं डेंटिस्ट बना तो मैं भी डेंटिस्ट बनूंगा। आप अपने खुद को बैठ के शांति से एनालाइज करिए कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, किस चीज़ में मेरे प्लस पॉइंट्स है, और फिर आपको जो सूट होता है उस फील्ड को फिर आपको जाके फिर उसको बड़ा बना देना। वेरी ट्रू, बहुत ही बढ़िया कहा सर आपने। सच में ये बात मैं 100% एग्री करती हूँ कि पैशन जब हम अपना समझ जाते हैं ना तो काम करना काम जैसा नहीं लगता है, बिल्कुल इजी तरीके से हम उसको कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। सो सर, आगे के सवाल मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि जैसे स्माइल डिज़ाइन के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो है ये किसी की पर्सनैलिटी को कैसे बदल सकता है? इसका कैसा रहता है कि मैं बोला ना, क्योंकि कोई भी आदमी एक इंसान को देखता है तो ऐसा स्टडीज में पाया गया है कि उसके बारे में एक ओपिनियन बनाने के लिए इट टेक्स लेस देन 1 सेकेंड। बोले तो 1 सेकंड से पहले ही आपको बोले पलक झपकते आप किसी के बारे में एक परसेप्शन बना लेते हो, ये इंसान अच्छा है, ये इंसान खराब है। फिर बाद में बात होना, फिर बाद में फिर उसका स्वभाव जानना, फिर बाद में सब चीज़ें आती है। तो आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो बहुत ही अच्छा होने के लिए आपको आपके स्माइल की तरफ, आपके ड्रेसिंग की तरफ, आपके बात करने के तरीके की तरफ, एज एन पर्सनैलिटी यू आर फुल ह्यूमन ना। आप में कुछ कमियां भी रह सकती है, चाहे आप बाल्ड हो सकते हो, मेरे जैसे थोड़े मोटे भी हो सकते हो, या थोड़े से काले भी हो सकते हो, थोड़े ज़्यादा गोरे भी हो सकते हो। और ऐसा रहने के बावजूद भी आप एक अच्छे इंसान बन के, या एक अच्छा आपका व्यवहार से, या आपके पूरे ओवरऑल पर्सन इज नॉट ओनली वन थिंग, देयर इट्स अ गैदरिंग ऑफ ऑल द थिंग्स। आपको सभी पे काम करना पड़ता है। उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल मैं शरद पवार जी को भी लेता हूँ। आज उनको ओरल कैंसर हुआ, उसके बाद उन्होंने उनका सर्जरी किया, उनके फेस में कुछ प्रॉब्लम्स भी आए, मगर आज भी वो बहुत फेमस है। अभी वो बीमार थे तो उनको मिलने के लिए लाखों की भीड़ गई। तो इसका मतलब क्या है कि आपका सिर्फ चेहरा ही एक पर्सनैलिटी नहीं रहती, आपकी सोच और आपका समाज के प्रति विजन और सबके प्रति अच्छी भावनाएं भी आपको आगे लेके जाती है। दैट्स फैंटास्टिक सर। यस, आई गेस इससे बढ़िया एग्जाम्पल हमें नहीं मिल सकता जो आपने दिया है। और सर, अगले सवाल पर हम ये जानना चाहेंगे कि क्या
हर किसी के लिए स्माइल डिज़ाइन ज़रूरी है या सिर्फ ये एक कॉस्मेटिक प्रोसीजर कहलाता है? नहीं, स्माइल डिज़ाइन हर एक के लिए ज़रूरी है भी और नहीं भी। पर तो मैं एक मानता ऐसा नहीं कि मैं दांतों का डॉक्टर हूँ या मेरे पास बहुत सारी भीड़ आ जाए या सब जन आ जाए और स्माइल डिज़ाइन करते बैठे और उसमें बहुत सारा खर्चा करें। आप पहले आपकी ज़रूरतें देख लीजिए। अगर आपकी ज़रूरतों के बाद भी आपको लगता है कि भाई अभी मेरा ज़रूरत का अच्छा हुआ है, अब मैं और कुछ बड़ा स्टेप लेना चाहता हूँ, मैं और बड़े स्तर पे अपने आप को पहुँचाना चाहता हूँ, तो यू हैव टू वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी। ऐसा बोला जाता है कि सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट आपके पर्सनैलिटी पे रहता है। फिर समझो बहुत सारे लोग जिम चलाते हैं या वो कोई योगा टीचर भी है, कोई डाइटिशियंस है या कोई स्किन क्लिनिक चलाता है, मेरे जैसे लोग कुछ स्माइल डिज़ाइन का क्लिनिक चलाते हैं। तो वो हर चीज़ करना चाहिए आपके बेसिक नीड्स कंप्लीट होने के बाद या उसके साथ साथ अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर जो भी इन्वेस्ट करेगा उसका आपको जो बैंक का इंटरेस्ट है या आप बोलेंगे ये मैंने 5 लाख डाल दिया, अगले 5 साल के बाद 10 लाख बन जाएंगे, मगर पर्सनैलिटी पे अगर काम किया तो 5 लाख का 10 नहीं बनेगा, 5 का सीधा 5 करोड़ ही बन जाएगा। तो ये आपके पर्सनैलिटी ही है जो आपको ऊपर लेके जाती है या आपको नीचे लेके जाती है। तो उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल एक बुक में भी दिया था। तो उसमें एक रोबोट कियोसाकी बोल के एक थे, तो उनका आप यूट्यूब पे देखिए कि उन्होंने एक बार कहा था कि अगर दुनिया की सारी दौलत अगर एक एक की जाए और सब में बांट दी जाए, क्योंकि आज मेरे पास आज एक 10 लाख है, आपके पास एक 20 लाख है, किसी और के पास 30 लाख, और सबके लिए 2-2 लाख बांट दीजिए पूरी दुनिया में, और 1-2 साल रुक जाए तो बाद में फिर आपके पास आपके 10 लाख जाएंगे, उसके पास 30 लाख जाएंगे और मेरे पास भी मेरे खुद के जितने कमाए थे उतने ही रह जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि वो पैसा हैंडल करने के लिए भी आपको अपनी पर्सनैलिटी उस लेवल की डेवलप करनी पड़ेगी, नहीं तो पैसा भी चला जाएगा। तो आपको एज अ पर्सनैलिटी शुड बी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। तो आपका स्माइल डिजाइन करने के लिए भी इन्वेस्ट करना चाहिए, आपने खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और डेफिनेटली इट विल गिव मोर रिटर्न देन एनीथिंग। वेरी ट्रू सर, बहुत बढ़िया और बिल्कुल सही कहा आपने सर कि ये जो है ये सारी चीज़ें जो है ये एक इन्वेस्टमेंट की तौर पे हमें इसे सोचना चाहिए, ना कि खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, ये सारी चीज़ों के बारे में। यस सर, तो आगे बढ़ते हैं अभी। तो सर जैसे ये हम देखते हैं कि ब्रेसेस है या क्लियर अलाइनर्स में, इनमें क्या फ़र्क होता है सर, और या फिर इससे भी कुछ बेटर ऑप्शंस हमें मिल सकते हैं, इस पर आप कुछ जानकारी देना चाहेंगे? कैसा रहता ब्रेसेस, ये जो है ये रूटीन ट्रीटमेंट है। बोले तो उसमें क्या रहता कि जो ब्रैकेट्स आपने बहुत बार देखा होगा, दांत को ऐसा मेटल का लगा वाला रहता है, हाँ, और उसमें तार रहता है, वायर रहता है, तो उसको ब्रेसेस बोलते हैं। अलाइनर जो रहते हैं तो उसमें क्या रहता है कि एक ट्रेज रहते हैं, ऐसे ट्रांसपेरेंट ट्रेज रहते हैं, यू हैव टू जस्ट इंसर्ट इट, यू कैन रिमूव इट आल्सो व्हेनेवर यू वांट। आपको जरूरत है निकालो, आपको जब भी बोला गया डॉक्टर ने वियर करने के लिए तो आप वियर करो, और दैट विल करेक्ट योर स्माइल ऑटोमेटिकली। और उसमें वायर नहीं रहेगा, उसमें आपके दांतों के ऊपर कोई निशान नहीं बनेगा, आपका स्माइल क्लियर रहेगा, आप जब चाहे तो निकाल भी सकते हो, जब चाहे उसको डाल भी सकते हो। तो वो ब्रेसेस से बहुत अलग है। ब्रेसेस में क्या रहता है, ब्रेसेस एक बार डाल दिया वो डॉक्टर ने तो खुद ही वो निकाल देगा, आप नहीं निकाल सकते घर पे। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि आप अगर कोई प्रोग्राम में जा रहे हो और आपको लगता है कि मेरा स्माइल अच्छा दिखना चाहिए, मेरे ब्रेसेस नहीं दिखने चाहिए, तो यू शुड गो फॉर अलाइनर्स। और अलाइनर्स का कैसा है कि अलाइनर्स आर लिटिल बिट कॉस्टलियर देन नॉर्मल ब्रेसेस। दोनों का ही रिजल्ट अच्छा रहता है, ऐसा नहीं कि बाबा इसका रिजल्ट कम है इसका ज़्यादा है। आपको अगर आप एक अच्छे बोले तो एक पर्सन है जो सोशलाइजेशन ज़्यादा करते हैं, सोसाइटी में ज़्यादा जाते हैं, और आप चाहते हो कि अनवांटेड क्वेश्चन मुझे लोग पूछे नहीं कि आपके दांत को क्या लगा है, आपके दांत को क्या लगा है, तो यू शुड गो फॉर द अलाइनर्स। और आपको ऐसा चिंता नहीं है कि मुझे कोई अभी इतना कोई ध्यान देने वाला नहीं है, अभी मेरी पढ़ने की उम्र है तो मैं पढ़ूंगा ही, तो मुझे नोबडी विल नोटिस, so you go for braces. तो depend upon the situation you can choose the appliance. तो आपको आपके डॉक्टर से बात करना है, बाद में डिसाइड करना है कि क्या लगाना चाहिए। He will suggest you best. बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड सर जैसे एक परफेक्ट स्माइल डिज़ाइन करने में किन किन फैक्टर्स का हमें ध्यान रखना पड़ता है? एक परफेक्ट स्माइल के लिए सबसे बड़ा चीज़ है
कि आपके जो दांत रहते हैं जो तो स्माइल दांतों से बनता है, दांत अच्छे रहेंगे तो ही स्माइल डिजाइन होगा, ये सबसे बेसिक है। उसमें आपका जो मसूड़ों का हेल्थ है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। That's true. अगर आपका मसूड़ों का हेल्थ खराब है, ब्लीडिंग हो रहा है, ऐसे पस आ रहा है, मसूड़े अगर आपके रिसेशन हो गया, रिसेशन बोले तो ऊपर चले गए हैं, राइट दांत हिल रहे हैं, तो आपको ये स्माइल डिजाइन नहीं कर सकते आप। ओके मगर आपके दांत अच्छे हैं, मजबूत है और उसमें कोई कैविटी नहीं है, बढ़िया सा स्ट्रक्चर है, तो उस वक्त आप बुढ़ापे में भी कर सकते हो। तो आप अडल्ट है 50 साल के, तो उस वक्त भी आप दांतों को ब्रेसेस लगा के या अलाइनर्स लगा के आपके दांतों का बढ़िया सा स्माइल डिजाइन कर सकते हो। तो पीपल को मैं सभी जो भी देख रहे हैं उनको मैं बोलना चाहता हूँ, आप सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका जो नॉर्मल जो स्ट्रक्चर है दांतों को उसको पहले मजबूत बनाइए, बाद में आप कभी भी ब्रेसेस ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब पहले जमाने में कैसा था कि जो छोटे बच्चे हैं वही लगा सकते थे, अभी कैसा है आप बड़े जो उम्र दराज है उन लोगों को भी ब्रेसेस इजीली लगाया जा सकता है। उसको हमारे फील्ड में अडल्ट ऑर्थोडोंटिस्ट बोलते हैं। उनके लिए अलग तरीके से पूरा सिस्टम ही डेवलप हुआ है कि किस तरीके का प्रेशर डालना है, कितना डालना है, जिससे उस पेशेंट का एज भी ज्यादा रहे तो भी उसको रिजल्ट आना चाहिए, तो रिजल्ट आते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने 50 साल के लेडीज का भी किया है, 55 साल के इंसान बोला तो मेल्स का भी किया है, तो आसानी से रिजल्ट आ जाते हैं। सिर्फ एक ही है कि आपके दांत अच्छे होने चाहिए। फैंटास्टिक, मतलब हम देख रहे हैं कि डेंटिस्ट्री में भी साइंस कहाँ से कहाँ जा रहा है, बहुत ही बढ़िया। तो सर पेशेंट अवेयरनेस के बारे में थोड़े से जानकारी चाहेंगे कि जैसे बहुत लोगों को दांतों की प्रॉब्लम होती है, इग्नोर करते हैं, पर इसके नुकसान क्या हो सकते हैं? जैसे अगर ये इग्नोर कर देते हैं लॉन्ग टर्म में इनको क्या होंगे? जैसे बहुत बार हम लोग अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम सुनते हैं, दांतों की सेंसिटिविटी होती है कि नॉर्मल इंसान पानी भी पी रहा है लेकिन झंझनाहट होना, और आजकल इन चीज़ों को मतलब मार्केटिंग फील्ड में बोलो या विज्ञापन फील्ड में जैसे अलग अलग तरीके के टूथपेस्ट प्रमोट किए जाते हैं कि इस वाले के लिए ये लो, अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो ये लो। तो बेसिक हम जैसे लोग अगर है तो हम तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मेरी प्रॉब्लम ये भी है लेकिन ये भी, अब मैं कौन सा टूथपेस्ट लूँ? तो इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे कि सर वैसे हम कोई ब्रांड का नाम नहीं चाहेंगे, बट इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे कि ऐसे कौन सा बेस्ट टूथपेस्ट है, हम ये कैसे डिसाइड करें फिर? नहीं, उसके लिए पहले क्या है कि आपके दांतों में प्रॉब्लम क्या है, लेट द योर डेंटिस्ट डिसाइड। क्योंकि क्या रहता है, कुछ लोगों को मसूड़ों का प्रॉब्लम रहता है, उनके मसूड़ों से बहुत ज़्यादा खून जाता है, तो उनके लिए अलग तरीके का ट्रीटमेंट है और अलग तरीके के पेस्ट है, माउथ वॉशेस है। जिन लोगों को दांतों में झंझनाहट होती है या उनको दांत को अगर कीड़ा लगा है या उसको कैविटीज बनी वाली है, तो उनके लिए अलग टूथपेस्ट होते हैं, माउथ वॉशेस होते हैं। कुछ पेशेंट्स के बारे में मैं बोलता हूँ जिनको दांतों में मोबिलिटी आती है, जल्दी दांत हिलना चालू हो जाते हैं, तो उसके लिए अलग ट्रीटमेंट मोडेलिटी है। तो हर चीज़ के लिए अलग अलग है। तो पहले क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम बोलते मेरे के जो क्लिनिक है हमारा मापार डेंटल हॉस्पिटल का डॉक्टर लैब में, तो उसमें हम आते ही पहले स्कैन करा लेते हैं दांतों का। उसमें एक हॉरिजॉन्टल स्कैन रहता है, एक वर्टिकल स्कैन रहता है। तो उसमें क्या होता है कि आपके पूरे 32 टीथ एक ही स्कैन में आ जाते हैं। उसमें हर दांत को बोन का सपोर्ट कितना है, मसूड़ों का कितना है, उस दांत का कंडीशन क्या है, इसका पूरा लेखा जोखा आ जाता है। तो उसके बाद हम डिसाइड करते हैं इस पेशेंट को क्या करेंगे तो उसको बेनिफिट होगा। तो वी हैव टू एनालाइज द थिंग। एक बार एनालिसिस अच्छे से हो गया, डायग्नोसिस अच्छे से हो गया, तो उसको फिर ये पेस्ट, ये ब्रश, ये माउथ वॉश, फिर हम उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। कुछ लोगों को मीडियम जो हार्डनेस रहता है वो ब्रश ठीक रहता है, कुछ लोगों में जो इनेमल का जो टफनेस रहता है ज्यादा रहता है, तो उनको हम हार्ड ब्रश भी दे सकते हैं। और कुछ लोगों को जैसा सा ब्रश करते ही खून निकल आता है, प्रॉब्लम होता है या दांतों में झंझनाहट होती है, उनको सॉफ्ट ब्रश देते हैं। इट इज डिपेंड अपॉन द पर्सन टू पर्सन। तो आप एक बार आपके डेंटिस्ट को मिलिए, वो आपका पूरा दांतों का मुआयना करेगा एंड ही विल डिसाइड व्हाट शुड बी द बेस्ट फॉर यू। सर जैसे पुराने ज़माने में तो हम देखते थे दादाजी दादी ये ज़माने में कि दातून हुआ करते थे, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि वाकई में ये ट्रांजिशन जो हुआ है उसका कुछ अपने बेनिफिट्स वाकई में होते थे? नहीं, उनके अपने अपने बेनिफिट्स रहते। देखो कैसा रहता है कि वो जमाना और ये जमाना सबसे बड़ा डिफरेंस है कि फूड हैबिट्स का। यस सर। वो क्या पिज्जा नहीं खाते थे, वो क्या बर्गर नहीं खाते थे, वो कोई ऐसे चॉकलेट्स नहीं खाते थे। आजकल तो एट ए क्लिक ऑफ अ फोन खाना घर पर भी आता है। हाँ, अभी तो घर में पानी कम पी रहे बच्चे और ये जो भी कोल्ड ड्रिंक्स है अलग अलग,
उसमें तो बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स मैं नाम भी ले सकता हूँ, मगर Yes. किसी ब्रांड को मुझे कुछ बोलना नहीं है। यस यस मगर वो लोग सिर्फ पानी पीते थे, अपने दादाजी नाना जी वो पानी पीते थे, ज्यादा शरबत पीते थे, नारियल पानी पीते थे, सही बात उनके लिए वही लग्जरी था। और अभी हमारे लिए इतने सारे ब्रांड्स के कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, इतने सारे ब्रांड्स के पिज्जाज हो गए, बर्गर हो गए, चॉकलेट्स हो गए, चॉकलेट शेक्स हो गए। अभी आप देखेंगे तो नांदेड़ शहर के अंदर भी अगर अपना आनंद नगर उड़ी लिया जाए तो उसमें कितने सारे शॉप्स खुल गए हैं बहुत जो सारे चॉकलेट्स के कैफेज बारे हमें में मिल है जाएंगे और अलग अलग तरह के Every दूसरा खाने के shop, बारे में। बिल्कुल और वो लोग जो पुराने थे वो ये कुछ भी नहीं खाते थे, उनके वक्त ये ना ब्रांड थे यस ना ये चीजें थी। तो उनका जो बेसिक नीड था टीथ क्लीनिंग का वो बहुत सिंपल था, वो दाल चावल रोटी खाते थे, उनका काम करते थे और उससे दांतों से भी काम हो जाता था। और अभी क्या हो रहा है कि आपके स्टिकिंग हो रहा है हाँ। दांतों के ऊपर जाके ये फंस रहा है। बहुत सही है तो उसके लिए आपको Very ब्रश good. करना पड़ेगा, Yes. आपको माउथ वॉश इस्तेमाल करने पड़ेंगे, अच्छे पेस्ट इस्तेमाल करेंगे। ये देखो क्या होता है, एक तो आप फुल्ली मॉडर्न हो जाइए, हाँ। नहीं तो फुल्ली नेचुरल हो जाइए। करेक्ट है अगर आप ये इंडियन लोगों का क्या होगा है कि हम बीच में फंस गए हैं, बीच में जा रहे हैं। ना हम फुल्ली मॉडर्न हो गए, ना फुल्ली हमारे कल्चर से जुड़े हैं। सही बात है बीच में ही हम खा रहे हैं उन चीजों को जो चीजें एक यूरोपियन आदमी या एक अमेरिकन आदमी खाता है, और वो जिस तरीके का ओरल केयर रखता है सही बात मगर वो नहीं रख रहे हैं, करेक्ट तो उसके साइड इफेक्ट्स हमें ज्यादा हो रहे हैं। तो ये सब चीजें कैसा है कि आपको पूरा बदलो या अपने जो रूट से ग्रास रूट से स्टिक रहो। ठीक तो रहो अपने दादा नाना जी वगैरह वो उनके ग्रास रूट से स्टिक थे, तो उनके दांत काफी देर तक अच्छे भी रहते थे। और Right. हमारे को इतना सारा हम गंदगी फैला रहे मुंह में, तो That's अपने दांत नेचुरली गंदे होने वाले हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आपको डॉक्टर का भी कंसल्ट करना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, और आपके दांतों का जो भी प्रॉब्लम आया है उसके ऊपर आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर। और इतने बढ़िया तरीके से सर ने इतने सिंपल वे में आपने ये बताया। तो सर थोड़ा सा अभी जैसे फ्यूचर एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जैसे एआई का ज़माना आ रहा है, धीरे धीरे एडेप्टेशंस इस तरीके से हो रही है कि टेक्नोलॉजी का तो हम विचार ही नहीं कर सकते, पता नहीं कहाँ पहुँचने वाले हैं। बट ये एआई के ज़माने में अभी आने वाले समय में सर डिजिटल टेक्नोलॉजी के अनुसार डेंटिस्ट्री में क्या बदलाव दिख सकते हैं, कुछ आपके अकॉर्डिंग कुछ? ये देखिए कैसा रहता है कि डेंटिस्ट्री जब आप बात करते हो तो डेंटिस्ट्री जो हमारा ऐसा नहीं है कि सिर्फ दांत है। तो डेंटिस्ट्री हमारे फोरहेड जो आईब्रोज है उसके नीचे से चालू होती है और यहाँ तक बोले तो गले तक, यहाँ तक हमारा ही काम रहता है। ओह तो बहुत बार अगर फ्रैक्चर हुआ और फ्रैक्चर यहाँ पे हुआ तो फ्रैक्चर भी हम लोग ही करते हैं। ओके तो अगर आपका जबड़ा टूट गया है वो भी काम हमारे डेंटिस्ट लोग ही जोड़ते हैं। वेरी ट्रू इसके अंदर अगर गांठ आई कुछ भी आया तो वो भी डेंटिस्ट लोग ही करते हैं। अभी तो एआई के बारे में जो आपने बात किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसका अभी आपका चेहरे का स्कैन करके और आपको आगे जाके कैसा दिखना है, मेरा थोड़ी सी आगे होनी चाहिए, मेरी थोड़ी पीछे होनी चाहिए, मेरी नाक थोड़ी लंबी लग रही है, तो उसको नाक लंबी लग रही है तो वो प्लास्टिक सर्जन कर लेगा और उसका सजेशन हमारे डेंटल के लोग ही देते हैं। Right. तो उसको एक एनालिसिस बोलते हैं हमारे उसमें, कॉक्स एनालिसिस। तो उसमें पेशेंट का स्कैन लिया जाता है, उसके बाद उसका एक गोल्डन रूल रहता, प्रोपोर्शन रहता, बोले तो Okay. नीचे का हिस्सा जब जो नाक के नीचे से यहाँ तक अगर एक 55% है तो ऊपर का 45% रहना चाहिए। ओके अगर उसमें कुछ गड़बड़ है क्या, और कुछ किस लोगों का जो एकदम ये आगे रहता है जॉ, वो मेल्स के लिए अच्छा लगता है, मगर फीमेल से अगर जॉ ज्यादा ही आगे रहा तो उसके लिए अच्छा लगता है। लुक तो ऐसा बोलते हैं कि वो लड़कियां जो थोड़ी चब्बी राउंडिश फेस फेमिनाइन लुक अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। मर्द को कैसा है कि थोड़ा सा उसका जबड़ा सा दबा भी हुआ, हमारे मराठी बोलते खप्पड़ गाला तो चालते, और पुरुष तसा असतो, राइट ठीक है। तो ऐसा रहता है कि वह मेल लुक अलग है, फीमेल लुक अलग है। राइट तो आपको क्या अच्छा दिखना चाहिए वो अभी एआई से स्कैन होता है। अभी मेरे पास स्कैनर्स भी है, उससे आप पहले ही स्कैन कर लो दांतों को, चेहरे को स्कैन कर लो और आपको आगे अभी आपका लुक क्या है, आप कैसे दिख रहे हो और बाद में आप कैसे दिख सकते हो, वो भी एआई आपको जनरेट करके दे सकता है। तो पहले बोल सकता है कि वो आपका जो स्माइल है ना, आज आपका ऐसा है, बाद में ऐसा है। मेरे मतलब हम क्लिनिक जब बूढ़े होंगे तब का भी स्माइल हमको एआई दिखाने हाँ वाला दिखा है। देगा आपको। नहीं, इसका एआई का तो बहुत बड़ा है। तो मैं बीच में आपको पता है या नहीं कि बीच में तो ऐसा भी आया था कि साइंटिस्ट ने इतनी प्रगति कर ली है कि आपके जो लाल के नमूने लेके अगर उसको एनालाइज कर लिया जाए ओके तो वो आपको ये भी बता सकता था
कि आपकी मौत कब होगी, किस वजह Oh से my होगी God, और किस scary. डिसीज से होगी, किस डिसीज से होगी, ये भी बता सकता Oh है। God. और उसपे कुछ देशों ने फिर ये किया, Ban रिस्ट्रिक्ट लगा किया दिया, कि लोगों right. को आप बताओ मत कि That's- उसका कब क्या, बिल्कुल। वो आज ही खत्म हो जाएगा। तो वो True. ये दुनिया बहुत तेजी से तरक्की कर रही सही है। बात है। आजकल आपके स्किन के नीचे भी चिप लगा रहे हैं और आपको बॉडी पूरा मॉनिटर भी कर सकते हो। Yes. उसमें आपको अगर शुगर है तो शुगर लो हो गया तो इट विल बीप अलार्म Right. कि आपका शुगर डाउन हो रहा है, शुगर बढ़ रहा है तो इट विल बढ़ बीप रहा है। अलार्म। सही बात तो है। वैसा ही है कि ये जो एआई है ये आपकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। आपको 24/7 मॉनिटर करने के लिए ऐसे कुछ चीजें आ जाएंगी। Right. मैं ये भविष्य आज ही बोलता हूँ कि ऐसी चीजें आ जाएंगी कि आप कहाँ पे हो, किस हालत में हो, और वो पूरा चिप या कुछ तो आपको लगा दिया जाएगा और वो डॉक्टर को मैसेज जाएगा, आपको मैसेज जाएगा आपके शरीर में गड़बड़ हो रही है, बिल्कुल। और आपको 100% अच्छा हेल्थ केयर मिलेगा। और जब ये हेल्थ केयर मिलेगा यू आर ऑलवेज ट्रेसेबल, यू कैनॉट डू बैड थिंग्स। आप गलत भी कर देते हो, सही बात। या कोई लड़का है या लड़की को अल्कोहल लेता है तो दैट मैसेज विल गो टू देयर Yes, फादर आल्सो, yes, योर सन हैज डन कर, मतलब या ऐसा है। तो यू विल गेट मॉनिटर 100%, बट उसके कुछ इफेक्ट्स भी, कुछ साइड इफेक्ट Yes. विल दैट एआई विल स्नैच आउट योर पर्सनल लाइफ। यस यस आपका बिल्कुल। पर्सनल लाइफ खत्म कर देगा और आपको एक अच्छा बढ़िया सा लाइफ भी देगा। तो आपको सोचना है कि एआई को किस तरीके से किस लेना तरीके है। से यू कैन हमें से- टेक इट पॉजिटिवली बिल्कुल। या यू कैन टेक इट नेगेटिवली, सही बट बात है। एज अ ह्यूमन मुझे लगता है वी हैव टू बैलेंस द एआई व्हिच विल हेल्प अस विथ मेंटेनिंग आवर ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज। ऐसा एआई बहुत विल बढ़िया। डेफिनेटली बी गुड आल्सो, बैड आल्सो। बहुत बहुत सही कहा सर। और सच में एआई तो है, समझ नहीं आता कभी कभी कि इसका फ़ायदा लेना चाहिए या इससे डरना चाहिए वाकई में, बट आपने बहुत बेहतरीन तरीके से इसे कहा। और सर अभी जैसे फ्यूचर और टेक्नोलॉजी की तो बात करते ही हैं, तो ये 3D स्कैनिंग और डिजिटल डिज़ाइन जो है, क्या ये सच में रिजल्ट्स जो है इसको बेहतर बनाता है? नहीं, डेफिनेटली ये बेहतर बनाता है, क्योंकि उसमें कैसा रहता है कि आपको पहले ही 2-3 ट्रीटमेंट प्लान दे सकते हैं कि आपका जैसे ही ट्रीटमेंट चालू होगा, समझो किसी लड़के के दांत आगे है तो फिर पीछे जाने के बाद यहाँ तक रोकना है, यहाँ तक रोकना है, या उसको इस तरीके से थोड़ा टिल्ट करना है। यू कैन प्लान इट एंड यू कैन गिव अ प्रीव्यू टू द पेशेंट बिफोर स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट ओनली। ये स्कैनिंग से कर सकते हैं आप। नॉर्मल जो हमारा ब्रेसेस था पहले जमाने का जो दिखता था, उसमें हम स्कैनिंग नहीं करते थे। पेशेंट आया, उसका फोटोग्राफ लिया, उसका एक रिप्लिका बनाने के लिए हम इम्प्रेशन लेते थे और पेशेंट को ब्रेसेस लगा दिया। अभी पूरा 3D स्कैन होता है। स्कैन उसको फिर हम कैड कैम डिजाइन में डालते हैं, जैसे एक कार डिजाइन होता है। राइट। उसका सीट कहाँ लगना है, उसका स्टीयरिंग कहाँ लगना है, उसका क्लच कहाँ चाहिए, उसका ब्रेक कहाँ चाहिए, कार कितने स्पीड पे अच्छे से कंट्रोल होगी। वैसा ही हमारे दांतों के ट्रीटमेंट का भी है कि अभी समझो कुछ दांत पीछे जाने को 1.5 साल लगता था, अभी फिर इसको अगर करेक्ट करना है तो वो टाइम भी लिख के देते हैं आपको, 6 महीने 2 दिन में आपका ट्रीटमेंट खत्म हो जाएगा, ये पहले ही लिख के देते हैं। तो ये प्रिडिक्शन जो है ये स्कैनिंग की वजह से आ रहा है, ये जो आपका एआई उसकी वजह से आ रहा है। एआई इज नथिंग बट इट्स अ गैदरिंग ऑफ द नॉलेज कि आपके जैसे बहुत सारे ह्यूमन बीइंग है, आपके जैसे चेहरे वाले या आपके जैसे बॉडी स्ट्रक्चर वाले बहुत सारे ह्यूमन बीइंग है। इनका जब ट्रीटमेंट हुआ तब कितना समय लगा, तो आपको भी उसी के तरह का, उसी के आजू बाजू का समय लगेगा। इस सिचुएशन में ऐसा हुआ था, तो वी हैव टू प्रोवाइड द डाटा एंड एआई विल एनालाइज इट। ठीक है ना। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं एआई और डिजिटल स्कैनिंग ये चीज़ों का कोई लिमिटेशन ही नहीं है। तो मैं अभी नया क्लिनिक, मेरा एक ब्रांच चालू कर रहा था इधर वर्कशॉप कॉर्नर पे नांदेड़ में। तो वहाँ पे मुझे मोबाइल नंबर लेना था, तो मैं फोन किया कंपनी को, उसको पूछा कि बाबा मुझे वीआईपी नंबर चाहिए, तो उसने मेरे को लिस्ट भेज दिया। अच्छा। फिर मैं सोचा इसमें से कौन सा अच्छा रहेगा, तो एक मेरी फ्रेंड है वो बोली कि आप ऐसा करिए सर, बोले आप यूज चैट जीपीटी। बोला ठीक है, बोला मैं उसको पूछिए बोले। तो मैंने जैसे चालू किया चैट जीपीटी और उससे बात करना कि मुझे ऐसा है, और वो पूछने लगे कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप कहाँ रहते हो, तो मैंने उसको सब फीड कर दिया और उसको उसने बोला नाउ यू गिव मी योर लिस्ट ऑफ नंबर। फिर उसने वो लिस्ट ऑफ नंबर ले लिया, फिर उसने एक नंबर चूज किया कि ये आपका परफेक्ट नंबर रहेगा विच विल मैच योर डेट ऑफ बर्थ, योर प्लेस ऑफ बर्थ
और आप वहाँ वर्क कर रहे हो, मतलब इसके अनुसार ये है। ये न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट भी वो काम कर रहा है अभी। सब न्यूरोलॉजी हर चीज आप उसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं उस हिसाब से आप आगे बढ़ सकते टोटली हैं। टोटली। तो डिजिटल स्कैनिंग भी ऐसा है कि आपका स्माइली प्रिडिक्ट कर दे रहा है कि आप ऐसे दिखोगे। तो अगर आपको पसंद आया तो यू कैन गो फॉर द ट्रीटमेंट, आपको पसंद नहीं आया यू कैन लीव द ट्रीटमेंट। ये नहीं वो मुझे ये मेरे दांत सीधे होके भी मैं कुछ अच्छा दिखूंगी नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, तो आप छोड़ भी सकते हो। और मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट मोटिवेट होता है और ट्रीटमेंट कर लेता है। उनको सबको लगता है कि वो अच्छा दिखना चाहिए। और हर छोटी छोटी चीज, अगर कोई चीज अच्छी दिख रही है, अगर ये अपना स्टूडियो अच्छा दिख रहा है तो उस स्टूडियो के पीछे भी छोटे छोटे चीज रहते हैं कि वो अच्छा कर्टन लगा है क्या, अच्छे से टाइल्स वगैरह क्लियर हुए हैं क्या, अच्छे से माइक्स का आवाज आ रहा है क्या। अगर जो भी अभी सोशल मीडिया के हमारे ग्रेविटी के लोग इसको चला रहे हैं, उनका मीडिया है, तो उनका भी उसमें रहता है रोल कि उनके कैमरेज कैसे हैं। ये सब चीजों से मिलके आपका पॉडकास्ट भी अच्छा बनने वाला है। सही बात तो है। ये सही है लाइफ में कि आपको हर चीज के ऊपर थोड़ा थोड़ा काम करना है एंड डेफिनेटली यू विल बी अ सक्सेसफुल। और स्माइल डिजाइन में भी वैसा ही है कि अगर आप छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे आप बढ़िया सा स्माइल डिजाइन भी कर पाओगे। बहुत सही, सर ने बिल्कुल सही कहा कि सारे इंग्रेडिएंट्स अगर सही हो ना तो एक बढ़िया सी डिश बन जाती है। बिल्कुल वैसी ही बात है सर। जैसे अभी आपने शेयर किया कि आपकी एक नई ब्रांच की ओपनिंग बहुत जल्द होने वाली है, ऑलरेडी एक आनंद नगर में है, एक डॉक्टर लाइन में है, तो आपकी जो ये नई ब्रांच आ रही है वर्कशॉप, राइट, तो इसके अंदर हमें नया क्या मिलने वाला है? हम बड़े एक्साइटेड है जानने के लिए। कैसा है, नांदेड़ जो सिटी है ना उसका एक ज्योग्राफी है, वो थोड़ा सा अलग तरीके से। उसमें मैं जिस एरिया में प्रैक्टिस करता हूँ अभी, तो वो एरिया जो है बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन और अपना कोर्ट जिला परिषद जो नांदेड़ की है उससे बहुत नजदीक है। तो लोगों को कैसा रहता है कि अपने नांदेड़ का एक सबसे बड़ा एक है, अपने नांदेड़ के लोगों के रूट्स अभी भी गाँव में है। बोले तो यहाँ पे आप ऐसे लोग देखोगे कि वो अपने गाँव में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। वी आर वेरी गुड एट एग्रीकल्चर, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर अच्छा है, इसकी वजह से लोग बहुत सारे जो है उनको ऐसा लगता है कि हम हमारे गांव में रहेंगे, जब भी जरूरत पड़ेगी नांदेड़ में जाएंगे, ट्रीटमेंट कराएंगे, वापस आ जाएंगे। तो उनके लिए कनेक्टिविटी से हमारा जो मेन क्लिनिक है डॉक्टर लाइन का वो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर उमरी का पेशेंट है, धर्मावत का पेशेंट है, किन्नौर का, उनको ट्रेन है और ट्रेन का टिकट काफी सस्ता है और उसको ही जुड़ के हमारा क्लिनिक है डॉक्टर लाइन में। तो इट्स वेरी इजी। और दूसरा भी चीज पार्ट है नांदेड़ का कि नांदेड़ शहर की ज्योग्राफी देखते हुए ये जो वर्कशॉप कॉर्नर है या आनंद नगर एरिया है, ये मेन जो है डॉक्टर लाइन इससे थोड़ा दूर है। तो इन लोगों को भी अपनी सर्विस मिलनी चाहिए। और अभी कैसा हो रहा है कि मैं वहाँ ठहरता हूँ और बहुत सारे लोग बाहर गांव के जो किन्नौर, धर्माबाद, देगलूरिया, वसमत है, बिलोली है, तो ये तालुका प्लेसेस से आते हैं मुझे मिलने के लिए और वहाँ पे इलाज कराते हैं। और इसी वक्त इधर के लोग भी मुझे मिलना चाहते हैं। और नांदेड़ का आपका ट्रैफिक का सिचुएशन बहुत वर्स्ट है। अब यहाँ से वहां तक जाने के लिए आधा घंटा लगता है। बिल्कुल। अभी आपके स्टूडियो में आने के लिए भी मुझे बहुत सारा वक्त लग गया, क्योंकि नांदेड़ में 8-9 बजे 10 बजे से ट्रैफिक चालू है। तो वो सब मेरे पास आने से अच्छा मैं उनके पास चला जाऊँ और उनको थोड़ा वक्त दे पाऊँ, तो वहाँ पे वक्त दूँ। बल्कि मैंने ये सब सेंटर्स खोले हैं कि उनसे मैं मिल लूंगा, फिर उस हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड कर लूंगा, फिर चाहे ट्रीटमेंट वहाँ करेंगे या यहाँ करेंगे, उनके हिसाब से, उनके कन्वीनियंस के हिसाब से। तो एक पेशेंट को एक सर्विस भी मिल जाएगा और मैं भी वहाँ तक पहुँच पाऊंगा। ये दोनों ही ख्याल दिमाग में रख के मैंने ये सब काम किया है। बहुत बढ़िया। OPT will work nicely। यस डेफिनेटली सर, आपका नए वेंचर के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे कि हम जानते ही हैं 25 सालों से आपने इतनी बढ़िया सर्विस दी है नांदेड़ शहर में, तो ये जो तीसरा ब्रांच है ये भी बहुत धूम से चलेगा और बहुत से लोगों को फ़ायदा होगा उनके हेल्थ के लिए और सभी चीज़ों के लिए। तो सर अभी जैसे और एक चीज़ के बारे में हम जानना चाहेंगे कि आपके पर्सनल एक चीज़ में कि काम के अलावा रिलैक्सेशन के लिए आप क्या पसंद करते हैं? नहीं, ऐसा मैं काम के बारे में मैं तो बहुत ही मोटिवेटेड हूँ। और मेरे मोटिवेशन वो तो हम देख ही रहे हैं कि जिस तरीके से हमको बढ़ोतरी दिख रही है मापारे डेंटल क्लिनिक की, आई एम श्योर और भी ये तीसरा नहीं बट दिस इज नॉट द एंड, और भी बहुत सी चीजें आगे होने वाली है। गॉड नोज क्या क्या होता है। बस काम करते रहना चाहिए और इसमें मैं बहुत सारे लोगों को फॉलो भी करता हूँ। मैं अभी जो पड़ाव में हूँ लाइफ के, तो ऐसा नहीं मानता हूँ कि मैं अभी तक कंप्लीट हुआ हूँ और मेरा मोटिवेशन बहुत सारे लोग हैं उसमें। अभी जो हमारे दिवंगत
अजी दादा पवार जी थे, Yes. तो वो भी काम में बहुत ये थे, तो वो हमेशा बोलते थे बहुत की कामाचा workaholic माणूस थे. आहे. Yes. आणि लक्षात ठेवा Sad कि we सकाळी have 6 lost वाजता उठून a ते very काम gem करतात. of a person. हाँ, तो उनसे भी मोटिवेशन है. आज वो पीछे हमारे से चले गए, मगर उनका मोटिव काम के प्रति जो भावनाएं है कि मैं काम करते करते ही वो चले गए, जनता का काम करते. तो मैं भी ऐसा ही फील करता हूँ कि अपन इतना काम करना चाहिए कि अपने को अगर इस दुनिया से विदाई भी ले दे तो काम करते करते चले जाना है. और My आपको God. कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि नहीं, आज मुझे रिलैक्स होना है, मुझे अच्छा फील होना चाहिए, रिलैक्स फील होना चाहिए. बिल्कुल सही तो कहा यू सर. यू शुड बी वर्कोहोलिक. और अब बहुत आपके काम के प्रति आपकी इच्छा होनी चाहिए कि मुझे अच्छा बनना है, मुझे मेरी फील्ड में अच्छा करना है, और मुझे थोड़ा सा रेस्टलेस भी रहना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा. Yes. मैं ऐसा कभी कभी ऐसा करता हूँ कि मुझे खुद को ऐसा लगे कि मैं थोड़ा रिलैक्स हूँ, तो नांदेड़ में एक करीब आसनानी और वहाँ पे बहुत सारे कॉफी शॉप्स है. Okay. फिर कभी कभी मैं अकेला भी चले जाता हूँ, या मेरे दोस्त को एक आधी लेके रात के वक्त 11 बजे 11:30 बजे वहाँ जाके एक आधी कॉफी पी लेता हूँ. Nice. और वापस आता हूँ. कभी कभी मेरे घर की छत के ऊपर जाके एक छोटे से बायनोकुलर से मैं बहुत सारे तारों के बारे में या Oh, हाँ उसके how बारे में भी nice. मैं खोज करता हूँ. मेरे खुद को भी उसमें मजा आता है, उसको वो मेरा इंटरेस्ट है. Okay. तो रिलैक्सेस माय हॉबीज रिलैक्सेस मी. Okay. एक जियोग्राफिकल जो भी Very- है चीजें, फिर वो जियोग्राफी चैनल देखना हो या नेशनल जियोग्राफी देखना हो, या फिर अपने आजू बाजू में जो चीजें हो रही है पॉलिटिकल लोगों में से मैं सिर्फ मोटिवेशनल जो लोग हैं जो मेरी जिंदगी को अफेक्ट करेंगे या मेरी जिंदगी बेहतर बनाएंगे, उन लोगों को ही मैं देखता हूँ. मैं नरेंद्र जी मोदी को भी फॉलो करता हूँ, मैं अमित शाह जी को भी फॉलो करता हूँ, मैं अजीत दादा जी को फॉलो करता था. और मैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वर्क अपने काम के प्रति बहुत इतना ज्यादा प्यार रखते हैं. सही बात तो है. उनसे मैं सीखता हूँ कि मैं भी मेरे फील्ड में इसी इंस्पिरेशन से कुछ और कर सकूं. और रिलैक्सेशन जब आपका क्लिनिक बंद होता है उसके बाद दोस्तों के साथ गपशप लड़ाना, या तारों को सितारों को देखना, या कॉफी पीना, गपशप Wow. घर को जाके सो जाना. सही बात है. फैंटास्टिक सर, थैंक यू सो मच फॉर दैट. और सर सबसे एक ही चीज़ है, जैसे आने वाले समय में अभी डेंटिस्ट्री का तो फ्यूचर क्या होने वाला है ये तो हमने आपसे सुन ही लिया है, बट जो लोग अपने स्माइल को लेके कॉन्फिडेंट नहीं है, भले ही दांत उनकी अच्छी होंगी, या फिर उनका स्ट्रक्चर अच्छा होगा, लुक अच्छा होगा, बट फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कॉन्फिडेंस लैक करते हैं, ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? एज ए डॉक्टर आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक देखो कैसा रहता है कि आपके दांत आगे है तो भी आप अच्छे दिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं दिखते. मैं ऐसे बहुत सारे एक आपको याद है कि नहीं, वो बारामती साइड का एक इंस्टाग्राम का था, उसका बुलीगत नाम का कुछ एक ये था. Yes, yes. उसके दांत आगे है. और बहुत सारे ऐसे अभी तारे जमीन पर जो मूवी बनी थी उस लड़के के दांत भी आगे थे. Yes. और उसमें भी क्यूट दिखता था, उसमें भी अच्छा दिखता Yes, था. yes, yes. और वो ऐसा नहीं है कि वो आप उसमें भी स्माइल करो ना. Yes. आप स्माइल ही नहीं करोगे तो आपके दांत रह के भी फिर आप नर्वस लगोगे, आप टेंशन में लगोगे. इफ यू आर हैविंग गुड टीथ, आप स्माइल करो, वहां पे 50% आप प्लस हो जाते हो. 50% अगर कुछ प्रॉब्लम है उसको इरेडिकेट करो. अगर आपको लगता है नहीं स्माइल कर रहा है, थोड़ा सा मुझे गैप दिखते हैं, थोड़ा सा मेरे दांत आड़े टेढ़े, थोड़े दांत थोड़े आगे है, तो उसको आप पीछे ले सकते हो. दांतों को जो आगे है, जो गैप बने हैं, उस गैप को बंद कर सकते हो. आड़े टेढ़े उसको सीधे कर सकते हो. वो कर लो, थोड़ा और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा. मगर आप कॉन्फिडेंट रहिए, आप कैसे भी रहे, कैसे भी, फिर भी आप अच्छे दिख सकते हो. मेरे पास क्लिनिक में एक काम वाली बाई आती है, तो उसके दांत आगे है थोड़े से, और वो एकदम दुबली पतली है. और मेरे पास मैं 8th स्टैंडर्ड में था तब से वो हमारे पिताजी के जमाने से काम करती है. अभी उसकी उम्र काफी हो गई है और हमेशा हंसती रहती है. तो शी लुक्स गुड इन दैट आल्सो. अभी उसकी वो उम्र दराज हो गई, मेरे से बहुत सीनियर है और हमेशा हंसती रहती है. तो मेरे को लगता है शी इज वेरी हैप्पी. वो पवल को आई तो हमारे यहाँ के सब लोग डॉक्टर्स वगैरह भी अलीका थी. हाँ वहां से. तो थोड़ा सा आपकी हंसी और आपका बात करने का तरीका माहौल को थोड़ा हल्का बनाता है, थोड़ा फ्रेशनेस लाता है. बहुत यू शुड बी कॉन्फिडेंट. सुंदर, सही बात है सर, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा. बस एक लास्ट सवाल सर अब कि ऐसे जनरली हम अपने व्यूअर्स को क्या कहें कि ब्रश करने के लिए सबसे बढ़िया टाइमिंग कुछ होता है,
या कैसे होना चाहिए? इसका कोई शेड्यूल है कि भाई नाश्ते के पहले ही कर लेना चाहिए, नाश्ते के बाद करना चाहिए, रात को तो करना ही चाहिए? तो इसके बारे में जनरल टिप्स क्या देना चाहेंगे सर आप? उसके बारे में जनरल टिप्स ये है कि अगर आप ब्रेसेस लगाए वाले हो तो आपका रूटीन अलग रहेगा, आपको हर खाना खाने के बाद ब्रश करना पड़ेगा। और आप अगर नॉर्मल इंसान है और आपको एक शेड्यूल बनाना है आपके दांत की सफाई के बारे में, तो अर्ली मॉर्निंग जब भी आप उठते तब एक बार करना चाहिए, और उसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद आपको करना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप नॉर्मल कुल्ला भी कर दिए और जो भी चिपका हुआ है वो निकाल के चलेगा। दोपहर के वक्त भी आपको थोड़ा सा अगर समय मिला तो कर सकते हैं, 3 टाइम कर सकते हैं आप, एक सवेरे, दोपहर में, शाम में। और मैं सजेस्ट करूंगा कि 2 ही बार करिए, और वो भी ज्यादा हार्ड ब्रश मत इस्तेमाल करिए, मीडियम या सॉफ्ट ब्रश, वो भी रिगार्डिंग टू योर चेकअप। आप जो भी चेकअप कराओगे डॉक्टर सलाह देगा वही करिए। और ओवर ब्रशिंग भी गलत है। कुछ लोगों को क्या रहता है, मुंह में ब्रश लेके पूरे गांव भर घूमते हैं, फिर वो वाला ब्रश मुंह में डालते, फिर इससे बात करेंगे, इससे बात करेंगे, दातुन समझ लेते हैं शायद से। घूमते घूमते फिर आधे घंटे बाद घर को आएंगे, फिर वो कुल्ला करेंगे और फिर चाय मांगेंगे। ये भी गलत है। इससे क्या रहता है, वो केमिकल है, पेस्ट जो है केमिकल है, मुंह में रह जाता है, आपका ब्रश बार बार उस दांतों के कांटेक्ट में आता है, दांतों का वियरिंग भी होता है, तो ये भी गलत है। और कुछ लोगों को क्या रहता है कि हर खाने के बाद चलो ब्रश करो, हर कोई भी चीज के करो ब्रश। वो क्या बर्तन मांगना है क्या? वो क्या आपके दांत है, वो स्ट्रक्चर है, उसको 3 ही लेयर है, इनामल है, डेंटिन है और अंदर पल्प है। अगर आप बहुत सारा ब्रश कर दोगे ना तो आपके दांत साफ नहीं दिखेंगे, उल्टा आपके दांत और पीला दिखना चालू हो जाते हैं, क्योंकि बाहर का जो लेयर रहता है वही सफेद रहता है, और वो सिर्फ 1 मिलीमीटर है। बाहर का जो व्हाइट लेयर है वो 1 मिलीमीटर, उसके बाद पीला लेयर चालू हो जाता है। अगर एक बार आपने इनामल हटा दिया क्या, तो उसके बाद आपका डेंटिन चालू हो जाएगा। आप कितना भी ब्रश कर लो पीला दिखेगा। तो ओवर ब्रशिंग विल प्रोड्यूस मोर येलो टीथ। तो आपको ब्रशिंग जो करना है 2 टाइम ही करना है, आराम से करना है, 3 या 4 मिनट में ही खत्म करना है। तो उसको आधा घंटा खेलने की जरूरत नहीं है, गलत है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर। और बस अभी एक सवाल जरूर जानना चाहूंगी सर आपके बारे में। ये मुझे जानकारी थी कि हास्य एक अलंकार कार्यक्रम, इसकी शुरुआत कैसे हुई? मैंने सुना है कि रेडियो पे काफ़ी 25 सालों से ये जारी चल रहा है आपका एक प्रोग्राम, तो इस पर आप व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे? उस पूरा नाम जो है सुंदर हास्य एक अलंकार। अच्छा, एक्चुअली बोले तो उसमें बोल सकते हैं कि योर स्माइल इज योर आर्मामेंट। तो मेरा एक दोस्त था, उसका नाम गौतम पट्टे बहादुर था। वो अभी दुनिया में नहीं है, उसकी एक्सीडेंटल मौत हो गई, और वो मेरा खास दोस्त था। और एक दिन ऐसे ही मेरे पास आया था उसके खुद के डेंटल चेकअप के लिए। फिर उसने मुझे कहा कि सर मैं ऐसा नांदेड़ आकाशवाणी में काम करता हूँ, और उस वक्त एक भीमराव शेर के साथ थे, वो वहाँ पे काम करते थे, और उन्होंने मुझे फिर एक स्लॉट दिया कि सर आप अच्छा बात कर लेते हो, तो आप क्या करिए कि एक प्रोग्राम आप बनाइए और हम उसे रिलीज करेंगे नांदेड़ के आकाशवाणी से, और होप पीपल विल लाइक दैट। अगर उनको लाइक हो गया तो अपन कंटिन्यू करेंगे। तो फिर वो शुरुआत हुई मेरे दोस्त की वजह से, और उसने ही मुझे थोड़ा मोटिवेट किया। वही पूरा सेटअप लेके मेरे क्लिनिक को आता था, मुझे जाने को टाइम नहीं मिलता था वहां तक, क्योंकि वो थोड़ा दूर है नांदेड़ से, एक 15-20 मिनट के 15-20 किलोमीटर दूर है। कभी ज्यादा भी टाइम लगता है, कभी कम लगता है। तो वहाँ पे आकाशवाणी पे जाना, उस स्टूडियो में बैठना और वहाँ पे सब रिकॉर्डिंग करना, ये मुझे मुश्किल था। तो वो स्टूडियो का ही सेटअप पूरा लेके आता था क्लिनिक में। फिर हम दोनों मिलके बात करते थे, और उसको हम जो 101.1 है नांदेड़ का, उसके ऊपर हम उसको प्रक्षेपित कर देते। तो लोगों को प्रोग्राम फिर पसंद आने लग गया। लोगों को ये जो मैं मेरे डेंटिस्टी के बारे में बात नहीं करता हूँ, मैं ओवरऑल जनरलाइज आदमी कैसा होना चाहिए और किस तरीके से उसको एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए कुछ टिप्स मिले, तो वो मैं बोलते रहता हूँ। मेरे खुद के भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स, मैं भी कंप्लीट है, नोबडी इज कंप्लीट। अगर आप कंप्लीट हो गए तो यही आप जन्नत में, ये स्वर्ग में। हम स्वर्ग में नहीं, आप पृथ्वी पर हैं। तो सब कुछ को कम ज्यादा है। तो जितना हो सके उतना अच्छा जिंदगी जीने के लिए मैं उसमें टॉक करता हूँ, उसमें स्माइल के बारे में बात करता हूँ, जनरल हेल्थ की भी बात करता हूँ। तो वो प्रोग्राम लोगों को पसंद आया। 25 साल से बहुत साल चल रहा है, और आकाशवाणी का हर एक जो श्रोता है उसको सुनता है और मुझे ट्यून इन करता है 7:40 को। हर संडे आता है, और पिछले बहुत सालों से आ रहा है।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज के इस पॉडकास्ट के लिए आपने इतना बेहतरीन समय दिया, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी डेंटिस्ट्री रिगार्डिंग, तो हमने सारी चीज़ें जानकारी हमने आपसे लिया ही है। पर आगे आने वाले समय में हम चाहेंगे ऐसे ही और भी हमारे साथ आप बने रहिएगा, आइएगा, और साथ ही साथ में अपने व्यूअर्स को एक अपना छोटा सा लाइफ को सही जीने का एक छोटा सा मैसेज आप दीजिएगा जाते जाते, और उन्हें ज़िंदगी जीने की एक छोटी सी प्रेरणा अपनी तरफ से दीजिए। मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि जो भी मेरे का प्रोग्राम जो आकाशवाणी का तो सुंदर हंसते कलर में, आप हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए और सुंदर ज़िंदगी जीते रहिए। और बस बाकी जो हो गया है गलत चीज़ें आपकी लाइफ में उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए बस। वेरी नाइस, बहुत बहुत धन्यवाद सर। दिस वॉज माई एब्सोल्यूट प्लेजर टू हैव यू आरजे टॉक्स में। आपने हमारे लिए इतना कीमती समय निकाला, और मैं जानती हूँ आपकी ओपीडी किस धूम से चलती है, वहाँ पे लोग आपके लिए वेटिंग में रहते हैं 2-2 घंटे, 3-3 घंटे। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि आपकी बरकत जो है वो ऐसी बनी रहे और भी बढ़ोतरी करे। और हमारे साथ में आपका ये समय देने के लिए धन्यवाद। ये हमारे लिए अनमोल मोमेंट्स में से एक रहने वाले हैं। एंड आरजी टॉक्स पे आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। यस, सो गाइज, आपने आज के एपिसोड को आई होप आपने एंजॉय किया होगा। डेंटिस्ट्री के बारे में आपने इतनी सारी चीज़ें जानकारी आपको मिली। सो आपके दांतों का, आपके स्माइल का आपको ध्यान ज़रूर रखना है। सर ने हमें इतनी सारी बढ़िया टिप्स दी, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। आपको खुद को ज़रूरत है ही, बट साथ ही साथ में आपके फैमिली में, फ्रेंड्स में, जिनको भी अपने स्माइल पर ध्यान देना है, बिकॉज स्माइल करना मत भूलिए, इट इज़ कम्प्लीटली टैक्स फ्री। और साथ ही साथ में इस एपिसोड को ज़रूर देखिए। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा इसको कमेंट्स में ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइए। थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत अच्छा लगा एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल योर टीम एंड ग्रेट एफर्ट्स। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू सो मच सर।